बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, उसको डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे विद द थर्मोकपल। थर्मोकपल एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और ये 1821 में थॉमस सी बैक जो है उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया था। उसके लिए उन्होंने कुछ इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था डेवलप किया था, जिसके अंदर उन्होंने दो डिसिमिलर वायर्स ए एंड बी, ये वायर ए है और ये वायर बी है, ये सिमिलर नहीं है, डिफरेंट मटेरियल्स की बनी हुई है, उनको ज्वाइन किया। उनको एक हॉट पॉइंट पे ज्वाइन किया और एक ये वाला जो पॉइंट था उसको उन्होंने ज्वाइन किया है, जिसको उन्होंने कोल्ड ज्वाइंट दिया था। और इसको T1 को जो गर्म किया जाता है बाय किसी सोर्स से, और जो T2 है इसको मेंटेन किया गया है लो टेम्परेचर के ऊपर। अमूमन ये जो टेम्परेचर है ये रखा जाता है जो कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है। अच्छा, उसके बाद होता है कि ये डिवाइस जो है इसको कनेक्ट किया जाता है मिली वोल्ट मीटर के साथ, और जब इसको हीट किया जाता है तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होती है। वहां से जो मिली वोल्ट मीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करता है, और इस इफेक्ट को हम कहते हैं सी बैक इफेक्ट। होता क्या है कि इसको हीट करने से, गर्म करने से इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसको हम कहते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ। और ये प्रोसेस है जिसके अंदर हीट जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उस मीटर के जरिए। तो इस तरह से जो हीट है वो डायरेक्टली कन्वर्ट की जा रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, और इस ईएमएफ को हम थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ कहते हैं। और यहां से इसको हम डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे कि थर्मो, और इस पूरे सेटअप को हम थर्मोकपल कहते हैं। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि थर्मोकपल ये एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। इन अदर वर्ड्स, इट इज अ टाइप ऑफ सेंसर यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट और ईएमएफ। यानी कि ये ऐसी डिवाइस है कि जिसको जब हीट प्रोवाइड की जाती है तो उस हीट के अगेंस्ट ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए इंडिकेशन देता है, यानी कि ये हीट को सेंस करता है इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यानी कि जब भी इसका जो हॉट पार्ट है, इसका जो हॉट जंक्शन है उसके करीब कोई गर्म चीज लाई जाती है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल के जरिए उसकी प्रेजेंस को के बारे में बताता है, और इस डिवाइस को हम थर्मोकपल कहते हैं। अब थर्मोकपल बनाने के लिए जैसे हमने बताया कि दो डिफरेंट जो मेटल्स इस्तेमाल की जा सकती है। आप उनमें नोबल मेटल्स जैसा कि प्लैटिनियम, इरिडियम, सिल्वर, ऑस्मियम, गोल्ड या रेडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेस मेटल है जैसा कि कॉपर, आयरन, निकल, कॉपर एलॉय, लेड एंड जिंक, इनके कॉम्बिनेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि दो डिफरेंट वायर्स जो हैं वो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका पेयर बना सकते हैं। और ये जो सेंसर है इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है क्योंकि इसकी कॉस्ट लो है, ये सस्ती सी मेटल्स हैं, इनकी वजह से बन सकता है। इंतहाई सिंपल है, कोई लंबी चौड़ी इसके अंदर कैलिब्रेशन या कॉम्प्लिकेटेड जो पार्ट्स हैं वो इस्तेमाल नहीं हुए। इसका साइज छोटा होता है और टेम्परेचर की एक लंबी रेंज के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है, थर्मो ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रही है, बहुत छोटी होती है, इन द रेंज ऑफ मिली वोल्ट्स पर डिग्री ऑफ द टेम्परेचर। तो इसलिए इसको इस्तेमाल करना आसान है, सेफ है, सस्ता है। दैट इज वाई इंडस्ट्रियली थर्मोकपल को इस्तेमाल किया जाता है एज ए टेम्परेचर सेंसर। अच्छा जी, इसकी जो मैथमेटिकल रिलेशन के लिए द ग्रेटर द सेपरेशन ऑफ द मेटल्स फॉर्मिंग द थर्मोकपल इन द सीरीज ग्रेटर इन द थर्मो इलेक्ट्रो ईएमएफ प्रोड्यूस। यानी कि जो दो मेटल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनके जो सीरीज है उनमें जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर ईएमएफ सिग्नल जो वो इंड्यूस होगा, और उसको इस मैथमेटिकल फार्मूला से जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसमें टी जो है वो टेम्परेचर है और अल्फा एंड बीटा जो कांस्टेंट है जिनको थर्मो इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट्स भी कहते हैं। तो इस तरह से जो ईएमएफ वो इंड्यूस की जाती है बाय डायरेक्ट हीट से। अच्छा, इसके अंदर जो वेरिएशन आती है थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ के अंदर, उसको इस ग्राफ के अंदर जो है वो एक्सप्लेन किया गया। यहाँ पे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एट द स्टार्ट जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर जो ईएमएफ है वो बड़ी तेजी के साथ इंड्यूस होती है। बट एट सर्टेन पॉइंट एक ऐसा वक्त आता है कि जब ये ईएमएफ बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाती है, और एट द एंड ये इनवर्स साइड पे यानी कि रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। तो ये पॉइंट जहां पर ये ईएमएफ इन्वर्ट हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, इसको इन्वर्जन पॉइंट
कहा जाता है। ये जो पॉइंट है इसको इन्वर्जन पॉइंट कहा जाता है, और इन्वर्जन पॉइंट के बाद आप जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो ईएमएफ हो वो इंड्यूस होगी और इवेंचुअली जो है वो जीरो होगी। तो थर्मोकपल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो कुछ इस तरह से होती है कि ये इन्वर्जन पॉइंट तक जो टेम्परेचर बढ़ता रहे तो इसकी ईएमएफ जो है वो बढ़ती रहेगी। आफ्टर दैट इट विल बी रिड्यूस्ड एंड फॉल टू जीरो। अच्छा जी, इसकी आगे एप्लीकेशन है कि जो इस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं और टेम्परेचर की वजह से उनकी रेजिस्टेंस, जैसे कि थर्मिस्टर पीछे पड़ा था, या वो ईएमएफ रिड्यूस करते हैं, तो इस तरह के मटेरियल को इंडस्ट्री में एज अ टेम्परेचर सेंसर और उसकी रेजिस्टेंस को एज अ टेम्परेचर स्विच के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये एक टेम्परेचर रेजिस्टर, जो टेम्परेचर की वजह से जो रेजिस्टेंस चाहिए थर्मिस्टर है, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है एज अ सेंसर, जो मटेरियल के अंदर सेंस भी करता है टेम्परेचर को और एज अ स्विच भी इस्तेमाल होता है कि एक सर्टन टेम्परेचर से आगे जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी रेजिस्टेंस जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि वो उसको कट ऑफ कर देते हैं, या अगर इन द केस ऑफ थर्मोकपल बात करें तो वो उनकी ईएमएफ जो वो इंड्यूस होगी, डिफ्लेक्शन जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी। एंड वन मोर थिंग, द थर्मोकपल का जो प्रोसेस है ये इन्वर्टेबल भी है, यानी कि अगर हम हीट से ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं तो इसको अगर हम कूल डाउन करना शुरू कर दें, यानी कि उसमें से हीट विड्रॉ करनी शुरू करें, तो डिफ्लेक्शन जो है वो नीडल की ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चली जाएगी। तो इस तरह इसकी इस सूटेबिलिटी की वजह से इसको बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद फेमस लॉज है, किरचॉफ लॉज है, जो कि हमारे पास साइंटिस्ट थे गस्टस रॉबर्ट किरचॉफ, एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, और उन्होंने इसको सबसे पहले प्रेजेंट किया था। और इन्होंने इसके अलावा किरचॉफ जो रूल्स लॉज है करंट और वोल्टेज के, इसके अलावा उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के ऊपर भी बड़ा काम किया कि अपॉन हीटिंग जो बॉडी है वो किस तरह से रेडिएट करती है। तो अब इन्होंने जो लॉज प्रोड्यूस किए उसकी वजह यह है कि आमतौर पर जो ओहम लॉ है वो एक सिंपल सर्किट पर इस्तेमाल होता है, पर फर्ज करें अगर सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है जिसके अंदर मल्टीपल ईएमएफ सोर्सेज हैं या मल्टीपल लूप्स बन रहे हैं सर्किट के, तो वहां पर ओहम लॉ को इस्तेमाल करना जरा मुश्किल होता है। तो एट दैट पॉइंट किरचॉफ ने जो दो रूल्स दिए, एक किरचॉफ करंट लॉ है और एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ये लॉज जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स फॉर द लूप्स, और उसको बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ असल में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है कि ओवरऑल जो एक सर्किट है उसको चार्ज जो है वो सेम रहता है। अच्छा, जो पॉइंट जहां पर आके डिफरेंट जो कनेक्शंस है वो मीट कर रहे हैं हम उनको जंक्शन कहते हैं, और इससे निकलने वाले जो रास्ते हैं या जो वायर्स निकल रही होती है उसको हम ब्रांचेस कहते हैं। तो किरचॉफ क्या कहते हैं, वो कहते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो, कि एक जंक्शन के ऊपर जितने भी जो करंट्स होंगे उन सब का अलजेब्रिक सम जीरो होगा। बात हो रही अलजेब्रिक सम की, तो जब हम अलजेब्रिक सम की बात करते हैं तो विच मींस इट आल्सो इंक्लूड्स देयर साइन, कि वो नेगेटिव है, प्लस है या माइनस है, तो उन सब का एक जंक्शन के ऊपर जो समेशन होगा वो जीरो होगा। लेट्स सपोज हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ये कह देते हैं कि वो तमाम करंट्स जो जंक्शन से अवे मूव कर रहे हैं वो नेगेटिव होंगे और जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे। लेट्स सपोज जो I1 है, इस जंक्शन के ऊपर चार करंट आ रहे हैं, I1, I2, I3 और I4। लेट्स सपोज जैसे हमने कहा कि जंक्शन से अगर अवे जा रहे हैं तो हम उसको माइनस डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये करंट भी अवे जा रहा है, ये करंट भी अवे जा रहा है, तो I2 और I3 होंगे माइनस, और ये टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहा है तो हम इसको प्लस कर देते हैं, प्लस I1 और ये हो जाएगा प्लस I4। ये आपकी कन्वेंशन है, चाहे इनको प्लस कर लें चाहे इनको माइनस कर लें। तो इस सूरत में आप देख सकते हैं कि ये दोनों माइनस हो गए और दोनों प्लस हो गए। तो अब इनको अगर हम ऐड करें मैथमेटिकली तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो बाय द किरचॉफ रूल। ये सारे किसके इक्वल होने चाहिए, जीरो। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो यू कैन सी यहां पर हमारे पास एक नई शक्ल आ जाती है किरचॉफ रूल की, कि दैट के तमाम करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन एंड फ्लोइंग आउट ऑफ द जंक्शन वो इक्वल होते हैं। The algebraic sum of the currents flowing towards the junction in an electric circuit is equal to the algebraic sum of the current flowing away from the junction। यानी कि एक जंक्शन के ऊपर जितने करंट्स आ रहे हैं और जितने करंट्स जा रहे हैं वो आपस में बराबर होंगे, यानी कि sum of all currents entering the junction
इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑल करंट्स एग्जिट द जंक्शन। तो ओवरऑल जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। तो इस तरह से जो किरचॉफ का जो करंट लॉ है वो एक्सप्लेन करता है अबाउट द करंट्स अपॉन अ जंक्शन। और उसके बाद आ जाता है जी किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। अब वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट क्लोज यानी कि जो पूरा एक लूप बना रहे हैं उसके अंदर the algebraic sum of all the electromotive forces EMF and voltage drop in resistors is equal to 0। यानी कह रहे कि अगर एक लूप की बात करें तो एक लूप के अंदर जितने भी EMF सोर्सेज होंगे, EMF और वोल्टेज ड्रॉप, उन दोनों का सम जो है वो इक्वल होगा, वो एक दूसरे के इक्वल टू 0 होगा। यानी कि जितने भी ईएमएफ सोर्सेज लगे हुए उस एक लूप के अंदर और जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है, पोटेंशियल ड्रॉप है, उन सब का सम इक्वल टू 0 होगा। तो इसको समझने के लिए कंसीडर करें इस सर्किट को। इस सर्किट में आप देखें हमारे पास एक लूप बन रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए बी सी एंड डी और अगेन फ्रॉम ए। यहां पे आप देख सकते हैं कि ए टू बी के अंदर हमारे पास एक ईएमएफ सोर्स E1 है और रेजिस्टेंस R1 है। ये हमारे पास ईएमएफ सोर्स E2 है और रेजिस्टेंस R2 है और करंट जो है वो इस डायरेक्शन में इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो अब हम वन बाय वन जो है वो इनको देखेंगे और देखेंगे कि अगर एक लूप के ऊपर अगर आपने अप्लाई करना है किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को तो आप किस तरह से उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले जो कन्वेंशंस हैं हम उनको देख लेते हैं कि इसके लिए जो हमें ऑब्जर्वेशंस रखनी होगी वो क्या रखनी होगी। फर्स्ट थिंग इज अ राइज इन पोटेंशियल इज टेकिंग पॉजिटिव, कि अगर कहीं पे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है हम उसको पॉजिटिव लेंगे। ड्रॉप इन पोटेंशियल विल बी टेकन एज नेगेटिव, कि जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम नेगेटिव लेंगे। और बैटरीज के लिए द पॉजिटिव एंड इज ऑलवेज हायर पोटेंशियल, करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, कि करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ द करंट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो पूरे लूप के अंदर चाहे आप उसको क्लॉकवाइज ले लें चाहे आप उसको एंटी क्लॉकवाइज ले लें। तो ये वो 5 चीजें हैं जो आपको जहन में रखनी होंगी और इसके मुताबिक आप इस सर्किट के ऊपर जो किरचॉफ लॉ है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन जो ये हमारे पास नोड्स बन रही हैं ए टू बी के ऊपर पहले अप्लाई करेंगे, फिर बी टू सी, सी टू डी और फिर डी टू ए की तरफ जाएंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। अब हम चलेंगे करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है। तो पहले हम बात करें ए बी के अंदर रेजिस्टेंस, ए बी के अंदर रेजिस्टेंस R1 है, करंट किस तरफ फ्लो कर रहा है इस तरफ। तो अब यहां पर हमें पता है कि रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो हमने पढ़ा था कि जब पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा हम उसको क्या लेंगे, उसको हम लेंगे नेगेटिव। तो दैट इज वाई हम ए बी पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसको ले लेंगे -IR1, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप V के बराबर होता है और V किसके इक्वल होता है, बाय ओहम्स लॉ IR के इक्वल। तो हम इसको क्या लिखेंगे -IR1। इसी तरह दूसरी तरफ हमारे पास एक रेजिस्टेंस CD पे भी है और यहां पे भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो इसको भी हम माइनस में लेंगे, तो अगेन हमारे पास ये आ जाएगा -IR2। ओके जी। अब दूसरी तरफ हमने ये पढ़ा था कि पोटेंशियल हम लेंगे ऑलवेज मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जो करंट जा रहा है हम उसको पॉजिटिव लेंगे और अगर उलट होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा होगा तो हम उसको नेगेटिव लेंगे, अदरवाइज वो पॉजिटिव होगा। अब इस केस में देखिए करंट इस सिमत में जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो इसको ये जो ईएमएफ E1 है इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो थर्ड एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया, ईएमएफ E1, ये हमारे पास क्या आ गया पॉजिटिव। बट दूसरे सर्किट के अंदर देखें जो करंट है वो जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो इसको हम किस तरह लेंगे, माइनस में, -E2 लेंगे। तो इसको हम ले लेंगे -E2 में। तो हमारे चारों एलिमेंट पूरे हो गए। तो अब हम इनका बाय किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या कहते हैं कि इन चारों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। तो E1 -IR1 -E2 -IR2 इज इक्वल टू 0। यहां से E1 -E2 इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2। और आप देख सकते हैं कि अलजेब्रिक सम ऑफ EMF इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप, और यही हमारे पास जो है वो किरचॉफ बताते हैं अपने वोल्टेज ड्रॉप में। अच्छा, यहाँ पर कुछ टिप्स हैं इसको अप्लाई करने की, वो ये है द चॉइस ऑफ द लूप इज क्वाइट आर्बिट्रेरी। आप लूप सर्किट में से कहीं से भी ले सकते हैं, बट इट शुड बी क्लोज। It should be such that each resistance is included at least once in the selected loop,
किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैन बी अप्लाइड टू दिस क्लोज लूप टू गेट द डिजायर्ड इक्वेशन। यानी कि अब आप जो भी लूप ले रहे हैं उसमें कम से कम एक दफा वो जो रेजिस्टेंस है उसको काउंट जरूर करेंगे। डायरेक्शन ऑफ द करंट वो आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। जैसे हम इस केस के अंदर अगर हम डायरेक्शन को ऑपोजिट कर लेते इस तरफ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि जितनी वैल्यूज नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाती, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव हो जाती, तो ओवरऑल इंपैक्ट उस पर कोई भी नहीं पड़ेगा। तो आप चाहे इसको क्लॉकवाइज ले ले चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले ले, वैल्यूज के ऊपर कोई खास ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर कोई खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारे पास ये किरचॉफ का रूल, और इसकी आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम एक और एग्जांपल जो कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास जो लूप्स हैं वो ये दिए गए हैं, हम उनमें से इस लूप को कंसिडर कर लेते हैं। अब इस लूप के अंदर हमारे पास एक ईएमएफ ये है, एक ईएमएफ ये है, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये मौजूद है। तो आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो करंट को हमने इस डायरेक्शन में लिया, अब करंट किधर आ रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस, हम इसको लेंगे माइनस के अंदर, और यहां से ये पोटेंशियल ड्रॉप माइनस है तो माइनस IR1, और ये भी वोल्टेज ड्रॉप, ये जो ईएमएफ है ये किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये किधर काउंट होगा, प्लस के अंदर। अब इस ईएमएफ की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू आर की वैल्यू गिवन है, करंट आई की वैल्यू भी गिवन है, तो आप जो अननोन ईएमएफ है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द किरचॉफ रूल। तो यहां पे आप देखिए टोटल समेशन इज इक्वल टू 0, E1 24 हमें गिवन है, I 4 मिली एम्पेयर भी गिवन है, R 2 किलो ओम भी गिवन है, जो अननोन ईएमएफ थी ए भी इसको मैंने फाइंड आउट करना था। इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो ई भी हमारे इक्वल आ जाएगा 16 वोल्ट्स के। तो किरचॉफ रूल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर सर्किट के अंदर किसी लूप के अंदर कोई एक कंपोनेंट जो है वो अननोन हो और बाकी नाउन हो तो आप उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है फर्स्ट टाइम एक इंग्लिश टेलीग्राफ इंजीनियर थे व्हीटस्टोन, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था, और ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। इसके अंदर हम करते क्या है, दो नाउन रेजिस्टेंस होती हैं P और Q, ये नाउन होती है, और R जो है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है बट ये भी नाउन होती है, और X वो रेजिस्टेंस है जो हमने फाइंड आउट करनी है, और इसको हम कुछ इस तरह से अटैच करते हैं विद द बैटरी के। इसके ये जो दो पेयर है A और C, इसको हम विद द बैटरी अटैच करेंगे, और जो ये वाले दो जॉइंट्स हैं इनके दरमियान हम इस्तेमाल करेंगे गैल्वानोमीटर। तो जब हम की को ऑन करेंगे, की को ऑन करते साथ ही जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देगा, और ड्यू टू द डिफरेंस इन द रेजिस्टेंस होगा क्या कि यहां पर हमारे पास गैल्वानोमीटर में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन जो है वो आएगी, क्योंकि करंट जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर क्या करेंगे, हम इस रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे अनटिल के हमारे पास गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो हो जाए। गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो होने का मतलब यह कि ये जो ब्रिज है ये हमारे पास बैलेंस हो गया। ब्रिज बैलेंस हो जाएगा उसका मतलब ये कि बी और डी के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या हो गया है, जीरो। इसका मतलब ये होगा कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप पी पर होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप क्यू पर होगा। इस तरह जितना पोटेंशियल ड्रॉप आर पर होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप जो है ये हमारी अननोन के ऊपर होगा, क्योंकि यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो जीरो है, तो विच मींस कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसको मिलेगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इसको मिलेगा, जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस साइड को मिलेगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इस साइड को मिलेगा। अब इस केस के अंदर जब हम ब्रिज को बैलेंस कर लेंगे, मतलब उसको इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ इस तरह से मैनेज करेंगे कि इसकी जो गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो जीरो पर आ जाए, और ये पॉइंट जहां पर ब्रिज को बैलेंस किया जाता है इसको हम कहते हैं नल पॉइंट। ये नल पॉइंट है जहां पर ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाता है। अब जब ब्रिज बैलेंस होगा, जैसे मैंने बताया कि P और Q और R और X के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है वो बराबर होंगे, तो इस सूरत हाल में जो I1P यानी कि यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, बाय जो हमारे पास ओहम लॉ उसके मुताबिक पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू IR, और इस केस में V किसके इक्वल हो जाएगा, करंट तो I रहेगा बट रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे कौन सी है, P। तो इस केस में यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप P पर होगा दैट इज I1P, और सेम इज द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन दिस वेरिएबल रेजिस्टर R, और इसको हम लिखेंगे I2R, क्योंकि ब्रिज बैलेंस है, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो चुका है, विच मीन कि इन दोनों के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा,
सेम होगा, तो उन दोनों को हम बराबर कर देंगे। सेम इज द केस विद दिस जंक्शन कि चूंकि यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है, ब्रिज बैलेंस है, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा। तो यहां पर हम उसको लिखेंगे I1Q इज इक्वल टू I2X, इनको डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा PQR ओवर X, और यहां से जो अननोन वैल्यू है वो हम यहां से निकाल सकते हैं, दैट इज X इज इक्वल टू RQ ओवर P। तो P, Q और R ये तीनों हमें मालूम है, तो जो अननोन वैल्यू है उसको यहां से निकाला जा सकता है बाय द हेल्पिंग ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब कुछ इसी तरह का सिमिलर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया गया है पोटेंशियोमीटर में। पोटेंशियोमीटर क्या है जी? पोटेंशियोमीटर इज अ नल टाइप रेजिस्टेंस नेटवर्क डिवाइस फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। वहां पर हम अननोन जो रेजिस्टेंस है उसको फाइंड आउट करते हैं, और जो पोटेंशियोमीटर है इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन ईएमएफ सोर्सेज। इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर हमारे पास जो वेरिएबल रेजिस्टर था, जो हम जो वेरिएबल रेजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वाउंड कॉइल जो पीछे पड़ चुका है वाउंड कॉइल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अब उस कॉइल को या उस तार को एक स्ट्रेच करके खींचकर लंबा कर दिया जाता है, किसी स्केल के साथ उसको अटैच कर दिया जाता है। यहां आप देख सकते हैं 0, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150, 200 सेंटीमीटर, यानी कि अब वो वेरिएबल रेजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट वायर हम उसको स्ट्रेच करके किसी स्केल के साथ लगा देते हैं और इसको ईएमएफ प्रोड्यूस करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टर। वो इस वायर के साथ हम अटैच कर देते हैं, और उसके साथ साथ एक मूवेबल जंक्शन जो है वो यहां पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और यहां पर हम ये ईएमएफ सोर्स लगाते हैं जो हमें पता होता है, और ये ईएमएफ सोर्स लगाते हैं जो हमें नहीं पता होता, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। और जब इसको करंट अप्लाई कर देते हैं तो ऑब्वियसली जो गैल्वेनोमीटर इसके साथ लगा हुआ वो कोई ना कोई डिफ्लेक्शन देगा, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके ऊपर स्लाइड करवाएंगे तब तक जब तक गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो वो जीरो ना हो जाए, मतलब ये बैलेंस ना हो जाए। जैसे ये बैलेंस हो जाएगा पोटेंशियोमीटर, उसका मतलब ये होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो गया, तो हम उस डिस्टेंस को काउंट कर लेंगे। लेट्स सपोज वो डिस्टेंस है हमारे पास L1, ये हमारे पास नॉन सोर्स के लिए। अब इसी तरह अब हम दोबारा इस स्विच की को चेंज करके लगा देंगे दूसरे सोर्स के साथ जिसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, और दोबारा जो है गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को जीरो करने के लिए इसको मूव करवाएंगे। फर्ज करेंगे यहां पर L2 पर आके जो है वो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो होती है और ये बैलेंस हो जाता है। तो एक वैल्यू आ गई हमारी नाउन के साथ और दूसरी वैल्यू आ गई हमारी अननाउन के साथ। अब इन दोनों वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं with this relation, that is E2 over E1 is equal to L2 over L1। अब यहाँ चूंकि हमारे पास E1 भी पता है, L2 और L1 भी हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, तो E2 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से हम E2 जो है वो कैलकुलेट, जो हमारे अननोन EMF सोर्स है, बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर को कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है? For the measurement of small EMF up to 2 volts and higher EMF से 250 volts, यानी कि 2 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक जो अननोन EMFs हैं आप उसको जो वो कैलकुलेट यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स, जैसे हमने देखा नीचे दो EMF सोर्स लगाए होते हैं, उनके कंपैरिजन के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, जो रेजिस्टेंस और करंट है उसकी मेजरमेंट के लिए कैलिब्रेशन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर और एमीटर की जो कैलिब्रेशन है वो भी इसकी मदद से की जा सकती है। ओके जी, यहां तक हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। कुछ हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल्स हैं, हम उन कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज है उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज द 3 रेजिस्टर्स ऑफ द रेजिस्टेंस R, each are combined in various ways, which of the following cannot be obtained। अच्छा, वो कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस है जिनके रेजिस्टेंस जो है वो R है, 3 रेजिस्टर है जिनके रेजिस्टेंस जो वो R है, उनको आप डिफरेंट तरीकों से जोड़ते हैं, तो इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कभी भी हम हासिल नहीं कर सकते। तो जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो हमारे पास बेसिकली दो ही तरीके हैं, या सीरीज में जोड़ेंगे या हम पैरेलल जोड़ेंगे। अगर सीरीज में जोड़े तो हमारे पास उनकी जो रेजिस्टेंस आ जाएगी वो 3R आ जाएगी, पैरेलल जोड़ेंगे वो आ जाएगी R/3। और अगर हम उनमें से किसी दो को पैरेलल और एक को सीरीज में जोड़ें तो हमारे पास 2R/3 आ जाएगी। अगर दो को सीरीज और एक को पैरेलल जोड़ें तो वो आ जाएगी 3R/2 ओम। अब इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो आंसर है B2R/4 ये कभी भी ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। सो राइट आंसर विल बी द B। नेक्स्ट इज when n resistances each of the value R are connected in parallel, the resultant resistance is X।
when these n resistances are connected in series total resistance will be। तो वो कह रहे जी एक n रेजिस्टेंसेस है, उनकी हर एक की वैल्यू जो है वो r है, जब हमने उसको पैरेलल कनेक्ट किया तो उनकी जो रेजिस्टेंस वो आई है x के इक्वल। अब अगर हम पैरेलल जो रेजिस्टेंस कनेक्ट करें तो वो हमारे पास आती 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 एंड अप टू सो ऑन n तक। तो इस केस में जो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी दैट इज n/r, और इसको उसने कहा हुआ है ये x के इक्वल है। ये किसके इक्वल है जी? x के इक्वल है। तो अब वो कह रहे हैं अब आप इसको सीरीज में जोड़ दें, तो सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज में जोड़ते हो जो रेजिस्टेंस का सम होता है दैट इज r1 प्लस r2 प्लस r3 और अप टू सो ऑन। अब इस केस में जब हम इसको जमा करेंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी nr। अब इस nr से हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ x ये हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर x के इक्वल आ जाएगा, और n स्क्वायर x हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। टू बल्ब मार्क 200 watt 250 volts and 100 watt 250 volts are joined in series to 250 volt supply power consumed in a circuit। दो बल्ब है हमारे पास, एक की पावर 200 वाट है, दूसरे की पावर जो वो 100 वाट है। वो कह रहा है जी कि इसका टोटल जो पावर कंजप्शन है वो बताएं, जबकि इनको आपने सीरीज में लगाया है। तो सीरीज में लगाया है तो इनकी टोटल पावर किसकी इक्वल आ जाएगी 1/P1 प्लस 1/P2। मैं जरा इसको थोड़ा सा जगह यहां पे बना लेता हूं। अच्छा जी, तो ये आ जाएगा 1/P1 1/P2, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास नीचे आ जाएगा P1 P2 और P2 प्लस P1। वैल्यूज को पुट करें, सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 67 वॉट्स आ जाएगा। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज R ohms, द वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ देन इट्स रेजिस्टेंस इन ओहम। अब हमें पता है जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होती है, तो अगर आप उसकी लेंथ डबल कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी जो है वो डबल हो जाएगी। आंसर विल बी 2R। 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू अ वायर पर सेकंड, द करंट डेवलप्ड इज के 10⁻6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं किसी वायर के अंदर, तो उसमें से गुजरने वाला जो करंट है वो कितना होगा। तो हमें पता है जो अब इसके अंदर हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर चार्ज होता है 1⁻6 इज इक्वल टू 10⁻⁻19 एम्पेयर, और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10⁻6। तो टोटल चार्ज फाइंड आउट करने के लिए हम 10⁻6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वी विल हैव 1.6 into 10⁻13 and it is moving in 1 second, तो multiply by 1, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.6 10⁻13। तो C will be the right answer। When a wire is stretched and its radius become r/2 then its resistance will be। अच्छा, अब इस केस में क्या रहेगा, एक वायर हम उसको स्ट्रेच करते हैं और उसका जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाता है बाय r/2। तो इस केस में वैसे आंसर 16R बनता है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो लेंथ है यहाँ पर फर्स्ट के जो हमारे पास इनिशियल लेंथ है दैट इज πr/L, πr² जो है वो L है, और अब हमने क्या कर दिया है जो रेडियस है वो हाफ कर दिया, उसको स्ट्रेच इतना किया, तो जो लेंथ 2 यानी कि जो सेकंड लेंथ हमारी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी πr की जगह पे आ जाएगा r/2², और साथ में आ गया जी हमारे पास L, तो L2 इज इक्वल टू πr²/4L, और इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो L2 1/4 मैं एक साइड पे निकाल रहा हूं, हमारे पास बाकी बचेगा πr²L, और ये हमारे पास L1 था। तो हमारे पास जो नई लेंथ आ गई दैट इज L2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ L1, या L1 विल बिकम इक्वल टू 4L2, यानी कि जो फर्स्ट लेंथ होगी वो 4 टाइम्स ऑफ इट्स सेकंड लेंथ होगी। तो ये L का रिलेशन आ गया। अब हम निकाल लेते हैं जो रेजिस्टेंस का हमारे पास रिलेशन होता है दैट इज ρ/A/L। तो रो वही रहेगी, A के अंदर क्या आ जाएगा πr², अब यहां पर और साथ आ जाएगा L। अब R की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं r/2, क्योंकि रेडियस हम डिक्रीज कर चुके हैं हाफ तक, तो हमारे पास हो जाएगा ρ/r की जगह पे हम लिखेंगे r/2², और लेंथ की जगह पर आ जाएगा 4L1 जो कि हमने पहले रिलेशन निकाला है। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16R। तो ये 16R जो है इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके जी, फर्दर देखते हैं जी। अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन A
length L and resistance R is cut into two equal parts. The resistivity of each part will be. अच्छा, यहाँ पे पूछा जा रहा है रेजिस्टिविटी के बारे में। अब एक वायर चाहे वो 5 मीटर की है, चाहे 2 मीटर की है, चाहे 1 मीटर की है, आप उसके जितने मर्जी पीसेस कर लें, क्योंकि रेजिस्टिविटी स्पेसिफिकली डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। नेचर ऑफ द मटेरियल जो है वो अगर चेंज नहीं हो रहा तो लेंथ उसकी जितनी मर्जी आप चेंज कर लें, रेजिस्टिविटी उसकी जो है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मटेरियल वही है। सो द आंसर विल बी रिमेन्स द सेम। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन जो है वो आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।